नमस्कार। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार को 28 मार्च तक साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल का मुख्यमंत्री हरीश रावत को निर्देश। बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस। देश विरोधी गतिविधियों को नहीं माना जा सकता अभिव्यक्ति की आजादी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष का बयान। चुनावों में पार्टी की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चिंतन। पत्रकारिता के गिरते स्तर पर उपराष्ट्रपति की चिंता। कहा, निष्पक्ष रहे संपादक। राज्यसभा टीवी के सेमिनार में जाने माने संपादकों ने रखे विचार। किसानों को सशक्त बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। कृषि मेले के उद्घाटन में कहा, देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत। मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार। और फ्लाई दुबई विमान हादसे में 2 भारतीयों समेत 62 लोगों की मौत। दक्षिणी रूस में लैंडिंग के वक्त लगी आग। हादसे की जांच शुरू। उत्तराखंड में जारी संकट के बीच राज्यपाल के पॉल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च तक विश्वास मत हासिल करने को कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुमत का दावा पहले ही किया था। वहीं कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया है। इधर कांग्रेस के बागी विधायक और बीजेपी विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को 28 मार्च तक सदन में विश्वास मत हासिल करना है। शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल ने इस बारे में मुख्यमंत्री हरीश रावत को चिट्ठी लिखी है। दूसरी ओर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। कि हम सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार। वो कंडक्ट गलत है, कानून के विपरीत है, उनको ये हम समझा रहे हैं। और जो लोग अपनी गलती स्वीकार करेंगे, जो नहीं करेंगे, तो फिर जो कानून कहता है, कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस जहां कुछ बागी विधायकों को मनाने में लगी है, वहीं विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत को लेकर पार्टी का रुख सख्त है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पैसे के दम पर कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस पर विचार करेंगे और जो हो गया उसको भुला करके दोबारा जो है वो कांग्रेस को सशक्त करने का काम करेंगे। देखिए, हरक सिंह रावत जी, उन्होंने जो काम किया वो अक्षम्य है। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि जरूरत होने पर वो राष्ट्रपति के सामने विधायकों की परेड कराने को तैयार है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस से बगावत करके हमारे साथ आए। वे हरीश रावत की सरकार से बहुत परेशान थे, उनके भ्रष्टाचार से परेशान थे, उनके तानाशाही से परेशान थे, इसलिए हमारे साथ आए। क्या राष्ट्रपति से भी मुलाकात आवश्यकता पड़ी तो। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में बजट पास कराने के दौरान कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हैं और उसे पीडीएफ के 6 विधायकों का समर्थन हासिल है। वहीं बीजेपी के 28 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म होने का मतलब है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं माना जा सकता। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक के पहले दिन उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलोचना का पूरा सम्मान करती है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में देश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संगठन के मामलों पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। बैठक के आखिरी दिन यानी रविवार को 2 प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन भाषण देंगे। पार्टी और सरकार की पूरी आलोचना का सम्मान करती है, लेकिन देश की आलोचना नहीं सही जाएगी। देश विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जितनी बड़ी संख्या में केरल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, बंगाल में भी हमले हो रहे हैं, हत्या करने की कोशिश की गई है,
इसके लिए उन्होंने उसकी भर्त्सना की। और हमारे सहयोगी श्याम सुंदर इस वक्त इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, अमित शाह के दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद ये पहली बैठक है। बैठक में किन किन मुद्दों को उठाया गया उनकी ओर से खास तौर पर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष के भाषण के साथ ये कार्यकारिणी की शुरुआत होती है और उस भाषण में जो नीतिगत मामले होते हैं, चाहे वो सरकार में अगर पार्टी है तो सरकार से जुड़े हुए जो नीतिगत मामले होते हैं और पार्टी से जुड़े हुए जो नीतिगत मामले होते हैं, उसको एक तरह से आउटलाइन करने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष। और आज अमित शाह ने जो कहा है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जेएनयू की पूरी घटना थी, जिस तरह से वहाँ के कुछ छात्रों के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए गए और लेकिन उनको अदालत से जमानत मिली, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अमित शाह ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस पर वो बैकफुट पर ना जाएं, यानी कि जो राष्ट्रवाद का उनका जो मुद्दा है उसको लेकर वो एग्रेसिव स्टांस के साथ पब्लिक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और खासतौर पर हम जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, वैसे में काफ़ी दबाव था, काफ़ी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की हो रही थी इस मुद्दे पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर ज़बरदस्त हमला अमित शाह ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जाकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन छात्रों का समर्थन किया और उन नारों की निंदा या उनका खंडन अभी तक जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से नहीं आया है। तो अब एक मुद्दा ये रहा। दूसरी जो नीतिगत बात थी सरकार से जुड़ी हुई, उन्होंने अपने तमाम पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनको ये कहा है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी जो कामकाज हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका जितना प्रचार पार्टी को करना चाहिए था शायद उतना प्रचार नहीं हुआ है, तो उस पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। और श्याम, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, 5 राज्यों पर कोई बात होगी, किस तरह की बात हो सकती है? और इस साल तो 5 राज्यों में है, लेकिन अगले साल बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, खासकर यूपी। क्या उस पर कोई बात, कोई रणनीति तय होने जा रही है? देखिए, आज तो इन मसलों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जो 5 राज्य हैं उसमें सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। हम लोग जानते हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर कोई बहुत मजबूत आधार भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि केरल के एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको पहली बार एक जीत दर्ज करने का मौका मिला है, तो उसके बाद से पार्टी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। और खासतौर पर पश्चिम बंगाल और आसाम, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्टी एक गंभीर कोशिश करेगी। हालांकि पार्टी का ये दावा है कि वो सभी 5 राज्यों में सीरियस प्लेयर के तौर पर चुनाव में उतरेगी, लेकिन आसाम कह सकते हैं कि बड़ा स्टेक है और कल का दिन अभी बाकी है जिसमें कार्यकारिणी में बात होगी, रणनीति पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर ये 5 जो राज्य चुनाव में जाएंगे और उसके बाद खास तौर पर जो आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है निश्चित तौर पर पार्टी के एजेंडे पर वो काफी ऊपर है। हालांकि अभी थोड़ा सा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो जिस तरह का मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जो जनता में ले जाने की बात हो रही है, शायद उसके पीछे मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आए उससे पहले कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास दावा करने के लिए कुछ हो कि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ 2014 में उनको मैंडेट दिया था, सरकार उस दिशा में काम कर रही, ये कहने की पोजीशन में कम से कम सरकार हो। शुक्रिया श्याम सुंदर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संपादक और संपादकीय की गिरती गरिमा को लेकर चिंता जताई है। शनिवार को राज्यसभा टीवी की ओर से आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है और अब तक हुई क्षति की भरपाई की जा सकती है। इस सेमिनार में कई वरिष्ठ संपादकों ने भी अपनी राय रखी। आज के मीडिया में संपादकों की भूमिका को लेकर राज्यसभा टीवी ने एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ज्यादातर संपादकों की भूमिका पर उठ रहे सवालों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि संपादकों को अपना काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए। Trust is at the heart of the relationship that a news medium has with its readers. The content carried has to be proof of this precious relationship. The editor has to be an independent observer of power. This independence is a cornerstone of reliability. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया संपादकों के सामने एक नई चुनौती है। उन्होंने संपादकों को बदलते डिजिटल युग में नए प्रयोग अपनाने की सलाह दी।
We have seen some recent examples where prominent editors of well-known print dailies have moved completely to a digital medium in order to preserve their space and independence. With the digital divide in India narrowing, this might provide us a way out for the editors. We have already seen this happen in the United States, where as the news and readers both moved to the digital medium, so did the editors. सेमिनार में वरिष्ठ संपादक एस निहाल सिंह ने पत्रकारिता के सुनहरे दिनों को याद किया। In our days, younger days, print was king. But now it is a totally different situation because you have television, and especially several private channels, and they have, we've had our glorious days as editors, and we are seeing a diminishing role for the editorial sections in various media organizations. वरिष्ठ संपादक और पूर्व राज्यसभा सदस्य एच.के. दुआ ने मजबूत लोकतंत्र के लिए ईमानदार पत्रकारिता की वकालत की। If you are not with us, you are against us. Now that kind of atmosphere is totally, I would say, abhorrent, and editors will have to find ways how to tackle that situation, keeping the freedom intact. सेमिनार में शिरकत करने आए कई वरिष्ठ संपादकों ने ये माना कि संपादकों की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर विचार करें ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका। शायरी और मुशायरों में निजामत का एक बिल्कुल अलग अंदाज। तो हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो हम गीता क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरे इसी जज्बे ने मुझे गीता को पढ़ने के लिए आमादा किया। श्रीमद् भगवद गीता और कुरान के 30वें पारे को पिरोया जिन्होंने शायरी में। दुनिया का जो अजीम लिटरेचर है, जो ग्रेट लिटरेचर है, वो इंसानियत की विरासत है, मानवता की अमानत है। वो मेलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ शायर अनवर जलालपुरी से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारतीय रेल 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग और 7,500 स्टेशन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। रोजाना करीब 19,000 रेलगाड़ियां ढोती हैं 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर और 25 लाख टन माल। 14 लाख कर्मचारियों वाली भारतीय रेल रोजाना दौड़ती है जितना धरती से चांद पर 4 बार चले जाएं इतना। मुद्दा है कि क्या देश का कोई नागरिक भारत माता की जय बोलने से इनकार कर सकता है? तो आप भारत माता को ही खारिज कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रवाद के विपरीत नहीं नैरेटिव है तो और क्या है? आप बोलोगे कि बोलना ही पड़ेगा तो नहीं बोलेंगे साहब। किसी चीज पे आप फोर्स नहीं कर सकते हमको बोलने के लिए। भारत माता की जय कौन कहलवाता है, इस पर दिक्कत होती है। कहने के लिए अधिकार है और ना कहने के लिए भी अधिकार है। तो मैं वो दिन देखना चाहूंगा जब हमारे प्रधानमंत्री पीडीपी की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो बनेंगी अब, और उनके मंत्रियों से भारत माता की जय कश्मीर की सड़क पे बुलवाएंगे। कहा जाता है कि लोग जब रोटियां मांगे तो नारे दे दो उनको। आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ, चाहे आरएसएस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां आग लगा रही हैं और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां उसमें घी डालने का काम कर रही हैं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को आधुनिक बनाने पर जोर देते हुए दूसरी हरित क्रांति की जरूरत बताई है। दिल्ली के IARI में कृषि उन्नति मेले की शुरुआत करते हुए उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई के साथ ही नई तकनीक और आविष्कारों के इस्तेमाल की जरूरत बताई। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में 3 दिन तक चलने वाले कृषि उन्नति मेले की शनिवार को शुरुआत हो गई। मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी हरित क्रांति जल संसाधन के साथ विज्ञान, तकनीक और नए आविष्कारों पर निर्भर है और इसलिए दूसरी कृषि क्रांति विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, आधुनिक आविष्कारों के आधार पर करना आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए किसानों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही मनरेगा योजना के तहत भी कृषि सिंचाई पर फोकस किया जाएगा। जितना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारे किसान की आय बढ़ने वाली है। जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे उतनी कमाई बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया। 3 दिन में इस मेले में नई कृषि योजनाओं और प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना दी जाएगी। साथ ही कई कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने जोजिला पास में टनल बनाने से जुड़ा ठेका देने में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को यह ठेका दिया गया था और फिर CVC की राय पर इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये मामला संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग भी की है। मुझे जानकारी मिली है कि CVC की राय पर ये जोजिला पास टनल का ठेका 10,500 करोड़ का जो सिंगल बिड पे दिया गया था वो निरस्त कर दिया गया है। और अब जब मेरा आरोप सही पाया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जवाबदारी किसकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का मामला उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सरकार का मध्य वर्ग पर ये एक और हमला है। राहुल गांधी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले किसानों और गरीबों की अनदेखी की और अब मध्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने कल PPF, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती की थी। ये फैसला 3 महीने के लिए है और इसकी समीक्षा होगी। फिर भारत माता की जय से जुड़ी बहस में अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो गए हैं। लुधियाना में उन्होंने कहा कि भारत माता की जय बोलने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके आधार पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाना गलत है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो दूसरों को खुश करने के लिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं जो हूं वो हूं, मुझे बार बार इस चीज को साबित करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप लोग मुझे कहेंगे भारत माता की जय कहिए, है ना? क्यों ना? मैं जो हूं सो हूं, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने गिलानी को पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने और देश छोड़कर नहीं जाने की हिदायत भी दी है। उन्हें 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिलानी पर 10 फरवरी को प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित कर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पारसी समुदाय को बाकी समुदायों के लिए आदर्श बताया है। पारसी समुदाय के लिए आयोजित एक खास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। आज से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहा है। संसद भवन में शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने द एवरलास्टिंग फ्लेम इंटरनेशनल कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम का मकसद बेहद कम आबादी वाले पारसी समुदाय के इतिहास और योगदान को दिखाना है। अरुण जेटली ने कहा कि जनसंख्या बहुत कम होने के बावजूद पारसी समुदाय ने खुद को कभी अल्पसंख्यक के तौर पर पेश नहीं किया। The smallest minority in India has really never felt that it's a minority. It's never regarded itself as one. And therefore it is this mindset which has enabled it to be in many standards a role model for the rest of the country. समारोह में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा समेत देश विदेश के जाने माने लोग मौजूद थे। नजमा हेपतुल्ला ने पारसी समुदाय की घटती आबादी पर चिंता जताई। To arrest the decline number of Parsi Zoroastrian community in India, my ministry has initiated a scheme, Geo Parsi. All my life, I've been working to keep the population less. But in case of the Parsis, I say, please have more children. दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पारसी समुदाय के इतिहास, आस्था और परंपराओं को लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दुबई के एयरलाइंस का एक विमान रूस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ उस वक्त वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से दृश्यता काफी कम थी। ये फ्लाई दुबई के बोइंग 737 की तस्वीरें हैं। शनिवार को दुबई से रूस जा रहा यह विमान रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव-ऑन-दोन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 55 यात्रियों समेत कुल 62 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। It is with deep sadness that our flight from Dubai to Rostov in Russia has crashed on landing. At this moment, our thoughts and prayers with those on board and their loved one and family. बताया जा रहा है कि यह विमान रोस्तोव-ऑन-दोन में उतरते वक्त रनवे से आगे निकल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। मृतकों में 2 भारतीय नागरिकों के अलावा 44 रूसी यात्री, 8 यूक्रेन और उज्बेकिस्तान के यात्री थे। Причин катастроф никак не изменилось. Это прежде всего плохие погодные условия. Количество погибших также осталось прежним, 55. स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मौसम विभाग की तरफ से तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई थी और तेज बारिश भी हो रही थी। हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा है कि गर्मियों की छुट्टी में भी अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से ही ऐसा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन पर असर डाला है। कई जगहों में भूस्खलन भी हुआ है। आपदा विभाग ने खतरे वाली जगहों से लोगों को हटाना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश करने वाली भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को पुलिस ने मंदिर से बाहर कर दिया है। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश के बावजूद तृप्ति देसाई ने मंदिर में प्रवेश किया। देहरादून की एक अदालत ने पुलिस के घोड़े शक्तिमान को जख्मी करने के आरोपी बीजेपी विधायक गणेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गणेश जोशी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने तमिल संघर्ष के दौरान हुए युद्ध अपराधों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जजों की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है। 2014 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में श्रीलंका को मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनल के गठन की हिदायत दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दुनिया में बढ़ती असहनशीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने विश्व समुदाय से नफरत फैलाने वालों से बचने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के मौके पर उन्होंने ये बात कही।
भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर टीवी पॉल को अमेरिका में इंटरनेशनल स्टडी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पॉल इसी हफ्ते पद संभालेंगे। केरल में जन्मे टीवी पॉल इससे पहले आईएसए के उपाध्यक्ष पद पर। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। धमाका इस्तांबुल मुख्य बाजार में हुआ। जुलाई से अब तक तुर्की में हुआ ये 5वां बम धमाका है। 6 दिन पहले राजधानी अंकारा में हुए धमाके में 35 लोगों की मौत हो गई। भारत के स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कजाकिस्तान में एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम के फाइनल में पहुंचकर उन्होंने रियो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया। योगेश्वर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के दूसरे पहलवान हैं। बांग्लादेश के गेंदबाजों अराफात सनी और तकसीन अहमद को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते मौजूदा टी20 विश्व कप से निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान दोनों का एक्शन संदिग्ध पाया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।